वेलकम टू आसमान आईएएस। आज है 16th ऑफ जुलाई। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला हमारा आर्टिकल है प्रज्ञाता। क्या है प्रज्ञाता? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज की हैं डिजिटल एजुकेशन को लेकर। ये जो गाइडलाइंस हैं ये प्रिपेयर की गई है NCERT के द्वारा यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा। हालांकि ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर में है, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन, कोई कंपल्शन नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस दे रही है वो फॉलो की ही जाए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एक एडवाइस दी है और स्कूल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को ये फॉर्मुलेट करना चाहिए। ये जो गाइडलाइंस हैं ये 8 स्टेप्स में है। प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। इन सभी को मिलाकर शॉर्ट फॉर्म बनता है प्रज्ञाता। क्या कहा गया है इन गाइडलाइंस में? कहा गया है कि जो भी अरेंजमेंट्स स्कूल्स के द्वारा किए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डिजिटल लर्निंग के लिए, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्कूल्स ने कह दिया कि कल से ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन ये ही पता नहीं है कि स्टूडेंट्स के पास क्या गैजेट्स हैं, क्या नेट अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट कनेक्शन है, क्या उनके पास वो सभी फैसिलिटीज हैं या नहीं। तो ये सारी चीजों का ध्यान स्कूल्स को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रखना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो किंडरगार्टन यानी केजी स्टूडेंट्स हैं, नर्सरी, प्री स्कूल्स वाले, उनकी क्लासेस दिन में 30 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज या स्क्रीन के सामने ज्यादा समय तक अगर बच्चे रहते हैं तो कई सारे सीवियर हेल्थ इश्यूज का सामना उन्हें लॉन्ग टाइम में करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर फर्स्ट टू 8th क्लास के लिए 1.5 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 9 to 12th 3 hours पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा बच्चे अगर स्क्रीन के सामने रहेंगे तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ NCERT के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस NCERT के द्वारा ही दी गई है। तो NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये अपने निर्णय खुद ले सकता है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। मेन एम क्या है इसका? स्कूल एजुकेशन सिस्टम में नए नए रिफॉर्म्स लेकर आना, ट्रेनिंग, रिसर्च और क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत। हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है NCERT का। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा आर्टिकल है मार्स मिशन होप के बारे में। यूएई ने हाल ही में एक मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप, जो कि 16 जुलाई 2020 यानी आज शेड्यूल्ड है। ये उन 3 मार्स मिशन में से एक है, जिनमें से 2 हैं, एक यूएसए का और एक चाइना का। लेकिन इनके जो रोवर्स हैं वो अपने लेट स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में है, यानी कि काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। होप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो है पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है अरब वर्ल्ड के लिए, यानी जो भी अरब कंट्रीज हैं उनमें से अभी तक कोई भी इंटरप्लैनेटरी मिशन नहीं गया है। ये पहला मिशन होगा जो कि अर्थ के बाहर मार्स पर जाएगा। होप ऑर्बिटर विल बी लिफ्टेड ऑन H-2A rocket from Mitsubishi Heavy Industries, a machinery maker in Japan, यानी कि इसे जापान के टेंगेशिमा आइलैंड से लॉन्च किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएई के पास खुद का कोई रॉकेट इंडस्ट्री नहीं है जिससे ये लॉन्च किया जा सके। एक बार अगर ये लॉन्च हो जाता है सक्सेसफुली तो ये उम्मीद की जाती है कि फरवरी 2021 में ये मार्स के अराउंड ऑर्बिट में स्टेब्लिश हो जाएगा, जो कि 50th एनिवर्सरी होती है यूएई के फाउंडिंग की। यानी कि फरवरी 2021 में यूएई की स्थापना की 50वीं सालगिरह पर ये जो ऑर्बिटर है, जो मार्स मिशन है, वो मार्स के ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो जाएगा। इसकी कॉस्ट है लगभग $200 मिलियन की है और इसके साथ 3 इंस्ट्रूमेंट ये कैरी करेगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर और एक कैमरा होगा। क्या काम करेगा ये पहला ग्लोबल व्यू देगा मार्शियल वेदर के लिए। मार्शियन वेदर यानी कि मार्स पे किस तरह का वेदर है,
कैसी वहाँ पे कंडीशंस हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, और वहाँ पे किस तरह से लाइफ पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें स्टडी करेगा होप मार्स मिशन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अरब कंट्रीज हैं, वहाँ के जो भी जोग्राफर्स रहे हैं, शुरू से ही उनका इंटरेस्ट स्टार्स में, वेदर में, इन चीज़ों में रहा है, तो अभी भी वो इसी बेसिस पे रिसर्च करेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से जो होप मार्स ऑर्बिटर होगा उसको स्टैब्लिश किया जाएगा और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन एल्टीट्यूड में वो स्टैब्लिश होगा, क्या उसकी स्पीड होगी, सारी चीजें आप इमेज में देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी टाइम मार्स मिशन की टाइमिंग क्यों होती है। ऐसा कहा गया है कि the timing is dictated by the opening of a 1-month window in which Mars and Earth are in ideal alignment on the same side of the Sun, which minimize travel time and fuel use. Such a window opens only once every 26 months. यानी हर 26 महीनों के बाद एक ऐसी कंडीशन बनती है जब मार्स और अर्थ जो हैं वो दोनों ही सन के एक तरफ होते हैं। एक तरफ होने की वजह से क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ना वो कम उन्हें ट्रैवल करना होगा, यानी कि अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो हमें ज्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा अपने ऑर्बिटर को, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम अलाइनमेंट में होंगे तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। इसीलिए अभी मार्स मिशन को लॉन्च किया जाता है। फिर हम देखेंगे एग्जिस्टिंग मिशंस ऑन मार्स। अभी तक कौन कौन से मिशंस चले आ रहे हैं मार्स पे। ओनली द यूएसए हैज सक्सेसफुली पुट अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मार्स। अभी तक सिर्फ यूएसए सक्सेसफुल हुआ है। 2 नासा के लैंडर्स अभी मार्स पे हैं, जो कि है इनसाइट और दूसरा है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी एक रोवर है। Since spacecraft that are exploring Mars from orbit include 3 from USA, 2 from European and 1 from India. इंडिया का है मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एज पर द IUCN रेड डेटा बुक, गैंगेटिक डॉल्फिन comes in the category of। गैंगेटिक डॉल्फिन IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आती है? ऑप्शन ए वल्नरेबल कैटेगरी, ऑप्शन बी लीस्ट वल्नरेबल, ऑप्शन सी एंडेंजर्ड या फिर ऑप्शन डी एक्सटिंक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है गैंगेटिक डॉल्फिन। पूरी प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं। लेटेस्ट सेंसस और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो अभी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कहा गया है कि चंबल रिवर में डॉल्फिन्स की संख्या जो है वो 13% की दर से कम हो गई है पिछले 4 सालों में। फिलहाल सिर्फ 68 डॉल्फिन्स जो हैं वो बची हुई है 435 किलोमीटर के लॉन्ग चंबल रिवर सेंचुरी में, जो कि 3 स्टेट से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है वो चंबल सेंचुरी का मेन अट्रैक्शन है और वो ही इतनी ज्यादा कम होती जा रही हैं। और भी कई सारे रीजंस हैं, देखिए क्यों ये कम हो रही हैं। पहला तो है कि अनफेवरेबल हैबिटेट। कई सारे ऐसे थ्रेट्स देखे गए कि हंटिंग बहुत ज्यादा होती है वहां पे, फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स हैं तो उनकी केयर नहीं हो पाती है, कोई बचाता नहीं है। पोचिंग, fragmented habitats lead to the problem of poaching for not only dolphins but also for घड़ियाल्स। illegal sand mining की वजह से भिंड मुरैना जो है एमपी का एरिया, वहां पे illegal sand mining काफी ज्यादा देखी गई है। इवन राजस्थान के धौलपुर में भी, जिसकी वजह से पूरा जो रिवर का इकोसिस्टम है वो डेंजर में आ जाता है, खतरे में आ जाता है। कंजम्पशन ऑफ वाटर, अब देखिए चंबल जो है वो 3 स्टेट्स की लाइफलाइन है, एक तरह से एमपी, यूपी और राजस्थान का, और तीनों स्टेट्स को वाटर सप्लाई की वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो काफी कम होता जा रहा है, जो दोनों के लिए ही एक इशू है, डॉल्फिन्स के लिए भी और घड़ियाल के लिए भी। डिटेल में बात करते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका। ये एक फ्रेश वाटर मैमल है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट क्यों है?
कई सारे ऐसे काम जैसे कि जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, जब वो पानी के अंदर जाते हैं या कोई शिप डूब जाती है तो उसके पार्ट्स को ढूंढने में, इन सभी चीज़ों में जो डॉल्फिन है वो बहुत हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है? क्योंकि ये इकोलोकेशन यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करती है नेविगेशन और हंट के लिए, ठीक है। और इसकी आंखें जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। दूसरी बात ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जिसे सुसु नाम से भी जाना जाता है। इसके हैबिटेट्स की हम बात करें तो गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, कर्णफुली और सांगू रिवर सिस्टम में ये मिलती है, जो कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश तीनों में। फिर हम देखेंगे कि 4 तरह की फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। पहला है बाईजी, now likely extinct from Yangtze River in China. दूसरा है भूलान of Indus in Pakistan. तीसरा है बोटो of the Amazon River in Latin America. और चौथा जो कि हम पढ़ चुके हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। तो ये बाइजी, बुलान, बोटो, सुसु ये सभी फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स की ही स्पीसीज हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की हम बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, यानी एक्सट्रीम केयर की जरूरत है, कंजर्वेशन की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो बिहार भागलपुर में है वो इंडिया की 1 एंड ओनली सेंचुरी है डॉल्फिन्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे, यानी नाबार्ड ने पहला डिजिटल चौपाल लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि इसका 39th फाउंडेशन डे था। इस दिन के मौके पर ये लॉन्च किया गया। डिटेल में बात करते हैं क्या है डिजिटल चौपाल। डिजिटल चौपाल सेशन में नाबार्ड ने अनाउंस किया कि वो 5,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस स्कीम लॉन्च करेगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इस रीफाइनेंस स्कीम से क्या होगा, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी लॉस में है उनका डेवलपमेंट हो सकेगा और जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बेनिफिशियरीज हैं 2150 अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन बेनिफिशियरीज को भी कई सारा लाभ मिलेगा। It also assigned another 5,000 करोड़ to transform primary agriculture credit societies, यानी पैक्स के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए देने का घोषणा की गई है। पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जो कंसेशनल लाइन ऑफ असिस्टेंस है ये अवेलेबल होगी 3 साल के लिए 2020-21 से लेकर 22-23 तक। डिटेल में बात कर लेते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। मेन फोकस है इसका एडवांसमेंट ऑफ रूरल इंडिया बाय एनहांसिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज द रूरल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, मेन फंक्शंस क्या है इसके? फाइनेंशियली इंक्लूसिव रूरल इंडिया का निर्माण करना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और उन्हें एम्पावर करना। कई सारे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स भी हैं नाबार्ड के जो कि अपने गोल्स को पूरा करने में, अपने लक्ष्य को पूरा करने में काम करते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं कलेक्टिवली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेजर यूनिट्स, फाइनेंशियल, डेवलपमेंटल एंड सुपरविजन, यानी कि 3 कैटेगरीज में ये काम करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाता है और सुपरवाइज करता है कि जो भी चीजें नेसेसरी हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट नेसेसरी टू बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड। Preparation of district level credit plans by NABARD are used to guide and motivate the banking industry to achieve required targets. कई सारे रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ये सुपरवाइज करता है एंड इंटीग्रेट दैम टू द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। वहीं हम देखेंगे कि नाबार्ड जो है कई सारे हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस को भी हेल्प करता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उन्हें एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे आपने सुना होगा डिजी हार्ट
यहाँ पे क्या होता है, एक हार्ट के थ्रू, डिजिटल हार्ट के थ्रू जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस हैं उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, मार्केट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। फिर नाबार्ड कई सारे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ताकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस लाई जा सकें। मेन कंट्रीब्यूशन अगर हम नाबार्ड का देखें तो पहला है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो कि 1998 में इंट्रोड्यूस की गई थी इन एसोसिएशन विद आरबीआई टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स। और दूसरा है रुपे किसान कार्ड्स। ऑल फार्मर क्लाइंट्स वर प्रोवाइडेड विद रुपे कार्ड्स, trying to bring a technological change in the rural finance sector. Next हमारा क्वेश्चन है, who among the following has been awarded the top publicist award in a webinar organized for the Global Humanitarian Award 2020? ऑप्शन ए रजत शर्मा, ऑप्शन बी सुधीर चौधरी, ऑप्शन सी अविनाश पांडे या फिर ऑप्शन डी सचिन अवस्थी। किसे टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड मिला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन वेबिनार में? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सचिन अवस्थी जी को मिला है। सचिन अवस्थी वही पर्सन है जिन्होंने गंगा अवेयरनेस जर्नी में 5 दिन का क्लीन गंगा मिशन के अंतर्गत एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था, जो कि हरिद्वार से बनारस तक था। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा, यानी कि इन्होंने एक यात्रा की थी 5 दिन लंबी, हरिद्वार से बनारस तक। बढ़ते हैं आगे, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके बारे में बात करते हैं। 13 जुलाई 2020 को 70 इयर्स ओल्ड लेजेंडरी हॉकी प्लेयर अशोक कुमार, इन्हें ये अवार्ड दिया गया, जो कि 1975 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन हॉकी टीम के मेंबर रहे थे या प्लेयर रहे थे। ठीक है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कोलकाता बेस्ड फुटबॉल क्लब है मोहन बागान एथलेटिक क्लब, इसके द्वारा 13 जुलाई को उसका फाउंडेशन डे होता है मोहन बागान एथलेटिक क्लब का, तो उस दिन ही अवार्ड दिया जाता है। अशोक कुमार जो हैं वो हॉकी विजार्ड ध्यानचंद जी के बेटे हैं। मोहन बागान डे के बारे में भी बात कर लेते हैं। हर साल 29 जुलाई को मोहन बागान डे के रूप में मनाया जाता है, commemorating their victory against East Yorkshire Regiment in 1911 Indian Football Association Shield, becoming the first Indian club to defeat British। और इस क्लब के बारे में जानते हैं। मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है इसके प्रेसिडेंट हैं स्वपन साधन बोस, हेडक्वार्टर्स है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और स्थापना हुई थी 1889 में। तो याद रखना है ये कब किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, पेरुमकुलम हैज बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी केरला। केरला में एक विलेज है पेरुमकुलम, जिसे फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स कहा गया, इसका टाइटल मिला है। क्यों ऐसा किया गया? By making available books in all major centers in the village with the help of बापूजी लाइब्रेरी here। यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की बुक्स जो है वो अवेलेबल होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप घर ले जा सकते हैं और पढ़ के वापस दे सकते हैं। तो इसीलिए इसको फर्स्ट विलेज ऑफ बुक के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द इंटरिम CEO ऑफ BCCI? BCCI के इंटरिम CEO कौन बने हैं अभी? ऑप्शन ए हेमंग अमीन, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी ब्रजेंद्र नवनीत या फिर ऑप्शन डी अरुण सिंघल। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हेमंग अमीन। इन्हें अभी फिलहाल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का इंटरिम CEO बनाया गया है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। जुड़े रहिए आसमान IAS के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।